हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीटीएससी 2020 फिजिक्स का डिस्कशन और क्लास 11th जेई स्लॉट नंबर 2। अगर अभी तक आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जीटीएससी का एग्जाम नहीं दिया है तो मेक श्योर कि नेक्स्ट स्लॉट में आप लोग उसको अटेम्प्ट करो। वंडरफुल एग्जाम है, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है टू अवेल एंड बेसिकली विन लॉट्स ऑफ वंडरफुल प्राइजेस। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले, सिंस आप लोगों ने इस पेपर को अटेम्प्ट कर रखा है तो क्वेश्चन आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो मैं क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आई डायरेक्टली गो टू द हिंट एंड जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए प्रॉपर स्टेप्स है वो सारे मैं शो कर दूंगा। एंड वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मंडे को यानी कि 22 जून को 22 जून को एक इंपॉर्टेंट वर्कशॉप हम लोग कंडक्ट कराने वाले हैं, तो मेक श्योर कि उस वर्कशॉप को आप सभी लोग अटेंड करें और जो भी उसकी टाइमिंग्स है वो आपको सून अपडेट कर दी जाएगी। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक लॉन्ग वायर है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड नहीं करती। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा तो ये लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं कर रही है, करंट और डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर रही है। तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड सी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आप लोगों ने इसको आराम से फोड़ा होगा। अनदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसको भी आराम से फोड़ा होगा। ओके, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बट शायद इसमें कुछ लोगों ने गड़बड़ की होगी, तो देख लेते हैं। साउथ पोल एक बार मैग्नेट का पास में लेके आ रहे हैं, इंड्यूस करंट जो भी है कॉइल में किस तरह से डेवलप हो। सो देखो, जैसे ये कॉइल हो गई, ये अपना बार मैग्नेट का साउथ पोल और इसको पास में लेके आ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी से आप लोग को पता है कि जो भी लूप है उसमें इंड्यूस करंट इस तरह से आएगी कि वो मैग्नेट को पास आने से रोके। तो मैग्नेट को अगर वो पास आने से रोक रही है, इसका मतलब मैग्नेट के साउथ पोल को वो रिपेल करने की कोशिश कर रही है। तो अगर मैग्नेट का साउथ पोल रिपेल हो रहा है तो कॉइल में कौन सा पोल बनना चाहिए? साउथ पोल ही बनना चाहिए, बिकॉज जो लाइक टाइप के पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए आंसर है साउथ पोल। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो जिन लोगों को फॉर्मूला पता था उन लोगों ने फोड़ दिया होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला तो देखा होगा आप लोगों ने बहुत बार। एनर्जी दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट पता है, मास निकालना है, कर लेना। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर यानी कि डायरेक्ट करंट जनरेटर, और उसमें जो करंट जनरेट होती है वो कांस्टेंट करंट जनरेट होती है, फ्लक्चुएट नहीं होती। तो अगर फ्लक्चुएट नहीं हो रही है तो फ्लक्चुएशन की फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, यानी कि जीरो फ्रीक्वेंसी है। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन इस चीज पे डिपेंड करता है, जैसे यहां पे एबीसी में ये जो बॉटम वाली कॉइल है इसको मैं 1 कर देता हूं। ओके, और ये कॉइल 2 है, तो जो कॉइल 2 है उसको 3 डिफरेंट पोजीशंस पे रखा जा रहा है। कॉइल 1 फिक्स है, कॉइल 1 फिक्स है तो कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कुछ इस तरह से होती है। तो बेसिकली इन तीनों में से, एबीसी में से, जिस भी केस में मैक्सिमम फील्ड लाइन सेकेंड कॉइल से पास हो रही होंगी, वो मैक्सिमम फील्ड लाइन पास होने का मतलब मैक्सिमम फ्लक्स पास होना, और मैक्सिमम फ्लक्स यानी कि मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्शन। तो वो डायग्राम ए में हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम फील्ड लाइंस कॉइल 2 से पास करेंगी, बी में 0 पास करेंगी और सी में पास करेंगी। सी में भी वैसे देखो तो बहुत कम पास करेंगी, एंड ऑलमोस्ट अगर आप सी के लिए तो ये वाला डायग्राम देख लो, बी के लिए तो ये वाला डायग्राम देख लो, तो बी वाले में एक भी फील्ड लाइन कट करके नहीं जा रही, क्रॉस नहीं कर रही, सी वाले में भी एक भी फील्ड लाइन नहीं जा रही, तो ए वाले में मैक्सिमम फील्ड लाइंस जा रही होंगी, तो ए वाले के लिए फ्लक्स मैक्सिमम, म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम, तो आंसर इज ए। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेट में प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड नहीं करता? तो स्पीड किस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है इस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टिविटी पे करंट डिपेंड करेगी, बिकॉज रेजिस्टिविटी की वजह से होगा रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ में यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो भी वोल्टेज है उसमें जब आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया से डिवाइड करोगे, तो आपके पास करंट आएगी। तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगी, बट ईएमएफ का कोई लेना देना नहीं है। ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर वर्टिकल डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में करंट पास होनी चाहिए? अब अगर वायर ही वर्टिकल है तो करंट भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, तो ये ए और सी तो नहीं हो सकते। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहिए? क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड अगर क्लॉकवाइज चाहिए
तो देखो, जैसे करंट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, वैसे मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी निकाल सकते हैं। क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड यानी कि साउथ पोल, यानी कि ये जो करंट है, जैसे कि साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है, तो वैसे ही सर्कुलर लूप की वजह से जिस तरह से साउथ पोल बनता है, वैसे ही सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आप करंट की डायरेक्शन ही बता सकते हो। तो जैसे करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रख के फिंगर्स को कर्ल करते थे ना, इसका उल्टा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो और करंट की डायरेक्शन आपको बता देगी, जो थंब की डायरेक्शन है वो आपको करंट की डायरेक्शन बता देगी। तो वैसे तो रिवर्स में भी यूज कर सकते हैं। तो क्लॉकवाइज साउथ पोल चाहिए तो बस सीधे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करो, करंट डाउनवर्ड आ रही है, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ। डी ऑप्शन। ये तो सिंपल स्टफ है। 4 इक्वल पीस में कट किया है, एक पार्ट का रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा, चारों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो R/4 का फर्दर बाई 4, तो R²/16 जो भी है। करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स। अब रेजिस्टर्स के अक्रॉस हम लोगों ने ऐसे प्लेन वायर कनेक्ट कर रखा है, और जो भी रेजिस्टेंसेज हैं, हम लोग को पता है कि जो करंट होती है वो हमेशा ऐसे पाथ पे जाना प्रेफर करती है जहां पे रेजिस्टेंस कम हो, और अगर कोई ऐसा पाथ है जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं तो सारी करंट उधर भाग जाएगी। तो यहां से करंट चली, इधर गई, इधर, बिकॉज यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, करंट हैप्पी, और ऐसे करके बैटरी में एंटर कर गई। इन रेजिस्टेंस में कितनी करंट गई? कोई करंट नहीं गई। तो आंसर सी ऑप्शन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जैसे नंबर ऑफ इमेजेस के लिए जो अपने पास फॉर्मूला होता है दैट इज 360/थीटा। अब अगर दोनों मिरर्स पैरेलल हैं तो थीटा 0 हो गया। थीटा अगर 0 हो गया तो थ्योरेटिकली नंबर ऑफ इमेजेस जो आएंगी वो इनफाइनाइट आएंगी। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिकली करते हो तो जो बहुत दूर की इमेजेस होती है ना, जैसे जैसे रिफ्लेक्शंस होते जाते हैं वैसे वैसे जो इमेज की इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है, और इमेज की अगर इंटेंसिटी कम होती जाएगी तो वो साफ साफ दिखना कम होती जाएगी। इंटेंसिटी जितनी कम होगी उतना वो लेस क्लियर दिखाई देगी। इसीलिए कि जैसे अगर आप एक छोटे से मिरर में अपनी शक्ल देखो और एक बड़े से मिरर में अपनी शक्ल देखो, तो बड़े से मिरर में शक्ल, पूरी बॉडी साफ साफ ज्यादा अच्छे से दिखाई देती है, छोटे मिरर में ब्लर दिखाई देती है, और ब्लर नहीं या फिर लेस इंटेंसिटी की दिखाई देती है, अच्छी इमेज नहीं आती। वही सेम चीज यहां पर है। तो प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो जो दूर दराज की इमेजेस हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, वो दिखना बंद सी हो जाती है। तो इसलिए प्रैक्टिकली हमारे पास लिमिटेड इमेजेस आती हैं, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट आएंगी। तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। सो यहां पर अपने पास ऑप्शन ए आ जाएगा। तो बस ये प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट था, दिस वाज जस्ट वर्थ नोटिंग, बिकॉज मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो दूर की या जो बाद के, मतलब मान लो कि 1500 रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रही होगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, और फिर अगर वही जब 10,000 रिफ्लेक्शंस हो गए तो उसके बाद जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी और भी कम होगी, और फिर वो बहुत 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 कम होती जाती है। तो बाद की जो इमेजेस हैं वो फिर दिखनी बंद हो जाती है। ऑल राइट, तो इसमें सारे रेजिस्टेंसेस में करंट सेम जा रही है। ओके, तो सारे कॉम्बिनेशंस के अक्रॉस अगर करंट सेम जा रही है तो आप लोग को बस P इक्वल्स टू I²R लगाना है। सब में अगर जाने वाली करंट सेम है तो बस जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा वहां पावर मैक्सिमम होगी। तो फर्स्ट केस में पावर मैक्सिमम होनी चाहिए, तो ये बी और डी तो नहीं हो सकते। और मिनिमम रेजिस्टेंस सेकंड में है तो सेकंड की पावर मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड के बाद अगर जैसे थर्ड को देखते हो तो यहाँ पे 2R और R का इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास 2R/3, तो 2R/3, तो इसके बाद ये आ जाएगा और ये 3R/2 आ जाएगा। तो थर्ड वाले में रेजिस्टेंस कम है तो यहां पर पावर कम आएगी, तो सी ऑप्शन अपने पास करेक्ट आ जाएगा। बेसिकली एक एक डायग्राम का 1 2 3 4 का सारों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंपेयर कर दोगे, वही कंपैरिजन पावर का हो जाएगा, सिंपल। ओके, लाइट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है और वेवलेंथ दे रखी है, तो ठीक है, अच्छी बात है। स्पीड निकाल लेते हैं, यहां से स्पीड आ जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग को फॉर्मूला पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये v उठा के यहां पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 1.5 आता दिख रहा है, 1.5 आ जाएगा। ये फॉर्मूले तो आप लोग को पता ही है। अच्छा, अब एक स्फेरिकल मिरर है विच प्रोड्यूसेस एन इमेज लीनियर मैग्निफिकेशन +1/4 है। तो यहां पर मिरर सबसे पहले कौन सा होना चाहिए? तो देखो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है। अब अगर कॉन्केव मिरर होता तो कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट को आप लोग, मैं डायग्राम बनाता हूं, जैसे ये कॉन्केव मिरर है,
यहां पर फोकस, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हो तब इसकी वर्चुअल इमेज बनती है, और जो वर्चुअल इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड बनती है, मतलब कि बड़ी इमेज बनती है। अब अगर मैग्नीफाइड इमेज है तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी आनी चाहिए, इसका मतलब कॉनकेव मिरर तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो मिरर जो होना चाहिए कॉन्वेक्स होना चाहिए। अब ए और सी ऑप्शन बच रहे हैं। अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया तो इमेज कहां पर बनेगी? फोकस पे, और फोकस पे जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत ही ज्यादा स्मॉल, तो मैग्निफिकेशन उसका ऑलमोस्ट जीरो आता है। यहां पे तो मैग्निफिकेशन 1/4 दे रखा है, जो जीरो तो नहीं है, जीरो के आसपास भी नहीं है। इसका मतलब जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं तो होगा, और ए ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। थैंक यू। Hello everyone, welcome to GoPrep channel. So now we are going to discuss GTSC chemistry paper slot 2 11th JEE. इससे पहले मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करूं, जिन बच्चों ने, आई होप आप सभी लोगों ने इस टेस्ट को दिया होगा, और जिन बच्चों ने इस टेस्ट को नहीं दिया है नेक्स्ट स्लॉट में जरूर इस टेस्ट को दे, ओके। और मंडे को जो वर्कशॉप है उसको जरूर अटेंड करें। चलिए, तो हम आज अपने क्वेश्चन को, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। आपको पता है बच्चों, ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस किसे बोलते हैं? जो प्रोटॉन डोनर्स होता है, दोज आर ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ये क्या होते हैं? एक्सेप्टर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं? डोनर्स होते हैं। तो आपको पता है HF, HCl, HBr एंड HI, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, ओके। तो आपने एक थ्योरी पढ़ा होगा, जो एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट उतना ही सबसे वीक होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो ये सबसे वीक होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। आई होप आप सभी लोगों ने इसका आंसर सही किया होगा। ओके, सो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विल गिव द वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस एंड वीकेस्ट एसिड विल गिव द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। ओके, सेकंड क्वेश्चन, अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइड। बहुत इजी सवाल। S प्लस एंड S माइनस, सभी के एटॉमिक नंबर कितने हैं? 16, यानी कि सभी में प्रोटॉन कितने हैं? 16, 16, 16, बट इलेक्ट्रॉन कितना है? यहां पर 16, यहां पर 15 और यहां पर 17। तो आप खुद देखो, 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। 16 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, तो 16 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। 16 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पुल फोर्स सबसे ज्यादा कहां होगा? यहां पर, और सबसे कम कहां होगा? यहां पर। तो साइज में कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा? S प्लस में। तो S प्लस का साइज सबसे कम होगा, देन S एंड देन S माइनस। इसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए इसका आंसर ए मिल रहा है। कोई दिक्कत? सभी में न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर सेम है, ओके, और इलेक्ट्रॉन घट और बढ़ रहा है। तो ज्यादा 16 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पुल फोर्स अपनी तरफ क्या होगा? सबसे ज्यादा S प्लस में, सबसे छोटा साइज हो जाएगा। एक लॉजिक था, ये बहुत अच्छा है। तो राइट आंसर इज ए। आई होप आप सभी ने इसको एंजॉय किया होगा। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये छोटे क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो सबसे बेस्ट जो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? कोई बता सकता है इसका आंसर? एक्चुअली सिर्फ कलर या नंबर ऑफ क्रिस्टल को मायने नहीं रखता, एक्चुअली ज्योमेट्रिकल शेप एंड कलर दोनों डिसाइड होता है। आपने सुना होगा कॉपर सल्फेट पाउडर होता है, और जैसे ही .5s2 लगता है ये ब्लू कलर का हो जाता है, तो आपने क्रिस्टल बन जाता है। सो इसका ज्योमेट्रिकल शेप एंड कलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिसाइडेड बाय द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। यस, पाउडर से क्रिस्टल फॉर्म में ही जाता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन के कारण। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, एक एटम है जिसका मास नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 7 है। एक का द आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। तो क्या हो जाएगा?
न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अगर किसी एलिमेंट का मास नंबर ए में एटॉमिक नंबर जेड है तो बराबर कर देते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू 18 माइनस 8, सो x माइनस 7 इक्वल टू 10, so x equal to 17. So right answer is 17. Number of neutron, the species which contain equal number of neutron termed as isotones to each other. Next, when a drop of solution P is placed on a pH strip, बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन, a deep red लैंग्वेज पे ध्यान देना, color is observed, the solution P is, आपको पता है रेड से लिटमस ब्लू की तरफ जाता है जब बेस होता है, और इधर कब जाता है? जब एसिड होता है। बट यहां पे बोला है डीप रेड, मतलब कलर की इंटेंसिटी बहुत हाई है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए। तो जरूर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये है, देखो बेस तो होगा नहीं, और ये बहुत वीक एसिड होता है, ठीक है, ये भी बहुत वीक एसिड होता है। ये आपके कोल्ड ड्रिंक्स में इस्तेमाल होता है, कार्बोनिक एसिड, और ये विनेगर है जिसका आप सिरका बोलते हैं। तो एक यही ऑप्शन बचता है जो कि डीप कलर पीएच को दे सकता है। सो नेक्स्ट, pick the correct arrangement of beryllium, magnesium, sulfur and aluminium in the order of increasing atomic size. Once again very easy question. तो देखते हैं, अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो यहां पे बेरिलियम है, यहां पे मैग्नीशियम है, और यहां पे अगर ग्रुप 13 की बात करूं तो यहां पे एल्यूमिनियम आता है, ठीक है, बोरोन, बट ये हमारे टारगेट में नहीं है। और फिर आता है यहां पर आगे में कहीं पे सल्फर आएगा, है ना, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आएगा ग्रुप 16 में। तो हमारे इन चारों को कंपेयर करना है। तो बच्चों आप क्या जानते हो, नीचे जाने पर जनरली साइज बड़ा होता है, तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा बेरिलियम से, और आपको यह भी पता है लेफ्ट टू राइट जाने में साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सल्फर छोटा होगा और इससे ये बड़ा होगा। देखिए ऑर्डर क्या होगा, सो मैग्नीशियम बड़ा होगा किससे, बेरिलियम से, ठीक है, और सल्फर सबसे छोटा हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फर से बड़ा कभी हो नहीं सकता, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये बहुत इजी वे में निकल जाएगा, आप खुद देख लीजिए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा है बच्चों, मैग्नीशियम सबसे बड़ा हो गया, इसके बाद एल्यूमिनियम हो गया, इसके बाद सल्फर और फिर बेरिलियम। सो आई थिंक अब बहुत इजी वे में इसको कंपेयर कर सकते थे, सल्फर एंड बेरिलियम साइज, है ना, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात थी। अब बहुत दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर लिया, और बेरिलियम तो काफी छोटा होगा सल्फर से। ओके, सो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है। ए सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, फेरिक आयरन पाया जाता है 2+ में और 3+ में, इसे बोलते हैं फेरस, इसे बोलते हैं फेरिक। सो फेरिक क्लोराइड इज FeCl3 इन वाटर टर्न्स द लिटमस पेपर रेड, दिस इज ड्यू टू, ये बढ़िया सवाल है, इसमें गलतियां हो सकती है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो वाटर के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो और उसी से रिएक्शन भी कर जाए। तो ये आपको पता है ये सॉल्ट है, और सॉल्ट हमेशा किससे बनता है, एसिड प्लस बेस से, ठीक है। तो ये किससे बना होगा, एक फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस HCl से मिलकर बना होगा। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है वीक बेस, ये क्या है, वीक बेस, ठीक है बच्चों। तो एक चीज आप शायद आपको आयनिक इक्विलिब्रियम अगर नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत होगा, सॉल्ट है, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा बच्चों इसमें, तो याद रखना इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। वो आयन जो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस से आया हो उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। तो Fe3+ वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, तो ये बना देगा हाइड्रोक्साइड, इसका ले लेगा OH3 और साथ ही साथ पानी से H+, एक्सेस पानी का H+ फ्री हो जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस के कारण यहां पे इसका क्या हो जाएगा, इसके सॉल्यूशन का एसिडिक बिहेवियर हो जाएगा। तो कई लोग कई जगहों पे आप पढ़ोगे तो कहेंगे HCl बन जाएगा, ये बोलना टेक्निकली गलत है, ठीक है, क्योंकि HCl बन जाएगा तो पानी में फिर टूट जाएगा, तो क्या टूटता जुटता रहेगा वो, तो ये हाइड्रोलाइसिस के कारण सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है क्योंकि वहां पे H+ एक्सेस हो जाता है। आई होप अगर आप लोगों से आयनिक नहीं पढ़ा होगा तो समय आने पर आप लोग सीख जाइएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वांटम नंबर्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ध्यान देना, एंगुलर पहला ऑप्शन है, इनकरेक्ट बोला है, तो एंगुलर क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द 3-डायमेंशनल शेप, बिल्कुल सही बोल रहा है, एंगुलर को ही, ठीक है। ये L = 0 तो क्या बोलते हो S, L = 1 तो क्या बोलते हो P,
तो एस मतलब स्फेरिकल, पी मतलब डम्बल, तो सेफ ही तो बताता है, बिल्कुल सही है। स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल, एक क्लॉकवाइज को +1/2 बोलते हैं, कन्वेंशन है, -1/2 को एंटी क्लॉकवाइज, सही बता रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। एक चीज तो इसने सही किया है, एनर्जी बताता है, ओरिएंटेशन नहीं बताता है। ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। अब आप लोग में कई लोग अगर क्वांटम नंबर नहीं पढ़े होंगे तो दुख हो सकता है, तो घबराना नहीं, उसके लिए समय लगेगा, ओके। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ एनर्जी बताता है सेल का, ठीक है, ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर साइज, ये झूठ बोल रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, साइज नहीं। तो 3 और 4 दोनों गलत है, 3 और 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। सो राइट आंसर इज डी। 4 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और स्पिन। चलिए, समय कम है इसलिए आगे बढ़ते हैं। ए व्हाइट सोडियम सॉल्ट एक्स डिजोल्व रेडली इन वाटर टू गिव ए सॉल्यूशन विच इज न्यूट्रल टू लिटमस। आधा काम तो यही आसान हो गया, मतलब एक ऐसा सॉल्ट जो न्यूट्रल है, मतलब देखते हैं जैसे NaCl है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, तो इसका pH ऑलमोस्ट 7 ही रहेगा, है ना। अगर आप बात कर लोगे Na2CO3 का, तो इसका मतलब ये NaOH और H2CO3 से मिलकर बना होगा। ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब ये मिलकर बनेगा तो इसका pH ग्रेटर देन 7 ही आएगा हमेशा। तो हमें एक तो पता चल गया कि कोई न्यूट्रल सॉल्ट है, मतलब कंप्लीट नेग्लेक्ट होकर बना होगा। तो फिर आगे क्या बोला है? व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू द सॉल्यूशन, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड व्हिच डज नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड नाइट्रिक एसिड एक्स एंड एन आयन प्रेजेंट। यार ये बहुत इजी है, देखो सल्फेट सल्फाइड कार्बोनेट नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, और जब AgNO3 डालेंगे तो AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाकर नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये सब तो होगा नहीं, ठीक है, आप करके देखना। सोडियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से मिलकर बना है, सब जगह वही कहानी है, ठीक है। तो इसीलिए एक यहां पे हो सकता था, बट सल्फेट, तो ये बेस्ट पॉसिबल आंसर है क्योंकि AgCl प्रेसिपिटेट बनाकर बैठ जाता है। ओके, सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, सल्फर ऑन रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब बोल रहा है कि अगर मैं ये रिएक्शन करवा दूं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाकर चला जाएगा, तो क्या होगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड इज बिहेविंग एज, यार सल्फर में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, तो इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका रिडक्शन होगा। क्या है ये क्वेश्चन? तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। तो इसको क्या कर, तो आपको पता है ना ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। और प्यारे बच्चों, आपको एक चीज और पता होगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +6 है और इससे ऊपर यह जा नहीं सकता, तो जब नीचे जाएगा तो खुद रिड्यूस ही तो होगा, अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा होगा तो। सो H2SO4 इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है, ठीक है। चलिए, आंसर आसान था। नेक्स्ट, 2 एलिमेंट A एंड B कंटेन 13 and 8 प्रोटोन। प्रोटोन 13 है, मतलब एटॉमिक नंबर 13 है, और B का यार यहीं से पता चल गया, ये एल्यूमिनियम है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देम इज 14 and 8, तो न्यूट्रॉन इसमें 14 ऐड कर दीजिए आप, तो 27 इसका मास नंबर दिया है और 8 इसका 16 दिया है। क्या नई बात बताया आपको, है ना। आपको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? +3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2। तो वैलेंसी की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, -2। तो ये जो मॉलिक्यूल बनाएगा क्या बनाएगा? Al2O3, ठीक है। तो फॉर्मूला यूनिट मास पूछा है AB का, तो इसको बना दीजिए, क्या हो जाएगा? 27 × 2 + 16 × 3, यही आंसर आएगा। आप एक बार बना के देखिए, राइट आंसर डी आ जाएगा, राइट आंसर डी आ जाएगा, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबने ये किया होगा। 102 बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट, एन एलिमेंट X कंबाइंड विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए कंपाउंड XH3, ठीक है। द एलिमेंट X इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ, देखो ये है लेफ्ट साइड पीरियोडिक टेबल का और इधर में है राइट साइड, है ना, हाइड्रोजन, और यहां हीलियम रखिए। तो जो X है वो इस साइड में बिलोंग कर रहा है। तो बच्चा क्या पूछा है? व्हाट इज ट्रू अबाउट? तो बच्चा मेटल तो होगा नहीं, ये झूठ यहीं पे बोल रहा है, क्योंकि मेटल लेफ्ट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड में तो नॉन मेटल होगा।
तो पहला कट गया। इट्स ए नॉन मेटल एंड इज ए गैस, तो देखो NH3 बन सकता है ना, NH3 बन सकता है ये, तो नाइट्रोजन क्या हो सकता है, नॉन मेटल है और गैस भी है, तो दूसरा तो सही होगा। ठीक है, इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 3 है, जो X है उसकी वैलेंसी 3 है, तो ये तभी होगा जब ग्रुप 15 का होगा और इसके पास जब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। नाइट्रोजन सही बोल रहा है। और NH3 जब वाटर से मिलता है तो ये क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो एक वीक बेस होता है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, A, 2, 3, 4 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ अमोनिया एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 atm प्रेशर, PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। बहुत आसान सवाल है। आपको पता होगा कि आपने ये पढ़ा होगा, डेंसिटी पूछा है। n को क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेट बाई मोलर मास, जो भी गैस होगा उसका, RT। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, PM इक्वल टू W/V RT, ये सबको पता है। वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम। PM इक्वल टू DRT, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, PM/RT। ठीक है बच्चों, कितने लोगों को समझ में आया, प्रेशर क्या है, सॉरी। मैं एक बार फिर से इसको लिख दे रहा हूं, PM इक्वल टू DRT, मैंने ये प्रूफ कर दिया। PM/RT। अब देखो P का क्या लेंगे वैल्यू, 10 atm। मोलर मास क्या होता है अमोनिया का, 17 ग्राम, है ना। NH3 का क्या होता है, 17 ग्राम, डिवाइडेड बाई 0.0821 इंटू टेम्परेचर इन कैल्विन लेंगे, तो 273 प्लस 60 कितना आ रहा है, 3 3 और 3 333। आप इसको सोल्व करोगे वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा, बी। आप इसको बना के देखना, ये आपके रहा। ठीक है बच्चों, तो D इक्वल टू PM/RT, यही किया है ना। यहां पे 0 होगा बच्चों, ये गलत यहां पे लिखा हुआ, आप इसको सोल्व करना, बहुत इजी वे में ये आंसर आपका आ जाएगा। इज इट ओके टू एवरीवन? सो दिस इज प्रेशर, दिस इज मोलर मास एंड R की वैल्यू होती है 0.0821 atm लीटर मोल कैल्विन, ये R की वैल्यू होती है हमारी, तो इससे आंसर दिया जाएगा आपका। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग आर द करेक्ट एग्जांपल ऑफ मैटर। ओह कितना आसान है, देखो वैक्यूम होगा नहीं, लाइट फ्लैश होगा नहीं, नॉइज होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच गया, मैं इसमें टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए इसमें डायरेक्ट मैंने आंसर पेस्ट कर दिया है। क्या पूछा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 2.8 लीटर ऑफ वाटर, जिसकी डेंसिटी ये दी गई है। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है बच्चों, देखना ध्यान से, 2.8 लीटर मतलब 2800 मिलीलीटर। तो वेट ऑफ H2O कितना हो जाएगा, देखिए डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 2800 ml इंटू 1 ग्राम पर ml, तो ml कैंसिल, मतलब 2800 ग्राम वाटर का वेट है। और आपको पता है मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो होता है 18 ग्राम। और इसको जैसे सोल्व करोगे तो आपको डी आंसर आ जाएगा। सो राइट आंसर इज डी। ओके, चलिए हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सही किए हो, और नहीं किए हैं तो गलतियों से सीखे होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, और संडे को अगर जिसने टेस्ट नहीं दिया नेक्स्ट स्लॉट में जरूर टेस्ट प्रिपेयर कीजिए, और मंडे को जो हमारा डिस्कशन वर्कशॉप है उसको जरूर अटेंड कीजिए। बाय। Hi students, how are you? So let's discuss the slot 2 class 11 JEE solutions of this GTSE 2020 math paper. So let's start with the solutions. This was your first question, students. So in this question it says if n is this, then the number of consecutive zeros in the end of n, where n is a natural number. So students, the zeros will depend on how many powers of 10 you are able to create. So from this number आप कितने powers of 10 निकाल सकते हैं स्टूडेंट, 2 क्यूब के साथ आप 5 क्यूब ले सकते हैं, राइट। 5 की पावर 4 है, लेकिन चौथे 5 का कोई काम नहीं है क्योंकि उसके पास एक 2 नहीं है, 2 सिर्फ 3 ही अवेलेबल है ना हमारे पास, तो इसलिए 3 विल बी 10 क्यूब बनेगा, यानी कि 3 zeros होंगे एंड में। सो आंसर इज बी। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इफ zeros of the cubic polynomial are of this form, then find the zeros. So these are the
zeros of the cubic polynomial. Students, let's write the equations. Sum of roots, that is 3a plus 3b, will be equal to, okay, so let's write down the cubic here. Cubic is x cubed minus 6x square plus 3x plus 10 equal to 0. So sum of roots is minus b by a, that is minus of minus 6 by 1, that is 6. So we get one equation as a plus b equal to 2. Let's call it equation number 1. After that, let's take product of roots, students. So product of roots will give us a into a plus b into a plus 2b must be equal to plus minus, that is minus 10 divided by 1. So minus 10. Now write ab as 2 from equation 1, and over here also a plus b as 2, and here also a plus b, so that is 2 plus b equal to minus 10. So students, what do we get from here? We get b plus 2 times a is equal to minus 5. Now we can write b plus 2 into a is what? From here a is 2 minus b from equation 1. So 2 minus b equal to minus 5. So we get these, 4 minus b square, right? So we get 2 square minus b square, that is 4 minus b square equal to minus 5. That means b square is 9, so b is plus minus 3. So even if you take b as 3 or minus 3, you will just get the same roots just in reverse order. So let's take b equal to 3 to get the answer, students. If b is 3, then a is 2 minus 3, that is minus 1. So your roots are minus 1 comma a plus b, that is 2, and a plus 2b, that is minus 1 plus 6, that is 5. So answer is B. Okay, students, can x square minus 1 be the quotient on division of this 6th degree polynomial by a polynomial of degree 5? So students, if your 6th degree polynomial is being divided by a 5th degree polynomial, so this is your dividend, this is your divisor. The question is asking whether the quotient can be x square minus 1 and some remainder like Rx. Impossible, students. X square into x power 5 will be x power 7 on the right hand side, but you don't have any x power 7 on the left hand side. So answer is D. Let's go to next question. This system has a unique solution. When will it have unique solution, students? When these lines are non-intersecting. When these lines are intersecting lines. That means they are non-parallel. So the slope of the first line, students, you can see by comparing y equal with y equal to mx plus c. Slope of first line is k. That should not be equal to slope of second line. Slope of second line is 6 divided by 2. That is 3. So answer is D. Okay, students. For this equation, let's say let's split the middle term. We need to split minus 5 such that product is 6. That means we should split it in product should be 6, right? So let's split it in minus 2 and minus 3, right? So 2x power 4, if you have 2x power 4 minus 2x square, and then you take 2x square common, what will you be left with? You will be left with x square minus 2, okay? And I'm sorry, x square minus 1, right? You will be left with x square minus 1. And what will be the next term, students? Since you want 2x power 4, you take it as 2x square, so that you get 2x power 4, and then you have minus 3, right? So we can just check quickly. 2x power 4, and we have minus 5x square, and then plus 3, right? So that means that x square can be 1 or x square can be 3 by 2. That means x can be plus minus 1 or plus minus root 3 by root 2. So that matches with answer A, option A, okay? So let's go to next question, students. Sum of first n terms of AP is this. What is the common difference? So sum of terms is 3n square plus 6n, students. Okay. So what is the sum of the first term? That is equal to the first term itself. It will be 3 into 1, 3 plus 6, that is 9. And what is the T1 plus T2? That is sum of first two terms. That will be write n as 2. So 3 into 4, that is 12 plus 12, that is 24. So students, subtract 1 from 2. You get T2 equal to
15. So T2 is 15, T1 is 9. So what is the common difference, students? 6. That answer is A. Of course, you can use this method. Nth term you can find out by applying Sn minus 1. And then after getting nth term, you can compare it with A plus n minus 1 D and get D. But this will be a longer method. So it's recommended not to use it. Okay. But for knowledge, you can try it out. For knowledge and for practice. Okay, students. There is a statistics question. You need to find x bar. So if you write this as summation fi times xi minus 25 by 10, you have replaced the value of ui here. Okay. So I mean to say this value has been put here. Okay. So this is equal to 20. So what do we get from here? Summation fi xi minus 25 times summation fi, that is 2500, will be equal to 10 times 20, that is 200. So what do we get, students? Summation fi xi is 2700. And what is x bar? X bar is simply summation fi xi by summation fi. That means we need to divide this by summation fi, that is by 100. So answer is 27D. Okay, students. Two poles of height 7 and 10. So let's say this is 7 and this is 10. That means that this is 3, 10 minus 7, right? And distance between their feet is 4. This is 4. So by Pythagoras theorem, students, we get distance between their tops as 5b. At t minutes past 2 p.m., the time needed by minute hand to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than this value of t. So time needed by minute hand to show 3 p.m. That means what will be the time needed to show 3 p.m.? It will be 60 minutes minus जितने minute already हो चुके हैं, t minutes हो चुके हैं. That was found to be t square by 3 minutes less than this. Now let's multiply by 4. This is we've got a quadratic. So 240 minus 4t equal to t square minus 12. So t square plus 4t minus 252. Now let's check the factors of 252. So 252, we need to have the product of the roots as minus 252, right? And sum as minus 4. So let's check. If we divide this by 4, we get 63, and then you have 9 and 7. So you have 4 into 9 into 7. How can you split this into two numbers such that the gap is 4? Because we need to have two numbers of different sign, because product should be minus 252, negative number. So if you think about it, हम gap 4 कैसे करें, यानी sum of roots को हम minus 4 कैसे करें? देखो, अगर आप 4 के साथ, let's say अगर आप 4 का एक 2 9 के साथ ले लें, ठीक है? 4 का एक 2 अगर आप 9 के साथ ले लें, तो एक 18 हो जा रहा है और दूसरा वाला 14 हो जा रहा है, राइट? 18 और 14 आ जा रहा है. तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स मुझे minus 4 चाहिए, इसका मतलब रूट्स क्या है? minus 18 and plus 14. So factor will be t minus 14 and t plus 18, right? But t cannot be negative, hence t must be 14. It cannot be minus 18. The answer is B. Okay, students, let's simplify this. If you take cos theta in the denominator, you have cos theta plus sin theta plus 1. And if you take sin theta here in the denominator, you have sin theta plus cos theta minus 1. Now numerator is what? Numerator is nothing but cos theta plus sin theta whole square minus 1 square. And denominator is cos theta sin theta. Now numerator will simplify to what? Cos square theta plus sin square theta cancel हो जाएगा 1 से, तो बचेगा 2 sin theta cos theta, 2 आ गया, तो answer is D. Okay, tan of this angle is root 3, so this angle is how much? This angle must be 60 degree, क्योंकि tan 60 degree root 3 होता है. Secant of what angle is 2? Cos of this angle will be half, so secant of this angle will be 2. So cos of कौन सा angle? Cos of 60 degree half होता है, तो इसलिए secant of this angle, secant of 60 degree will be 2. तो इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री है, तो दूसरा इक्वेशन आ गया b प्लस c माइनस a 60 डिग्री. इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा बच्चों? इन दोनों को ऐड करने पर 2b इक्वल 120 आ रहा है, b मस्ट बी 60. तो आंसर इज a. द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज बच्चों अनडिफाइंड, बिकॉज जीरो को अगर आप डिग्री 0 मानो तो मैं इसको 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकता था, तब तो डिग्री 2 हो जाती, या मैं इसको 0 इंटू एक्स
पावर 5 भी लिख सकते, डिग्री 5 हो जाती। तो क्योंकि वेरिएबल हो सकती है इसलिए हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, याद रखना इसको, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। आंसर सी। Okay, let's come to third last question now. A tangent is drawn from point P touching the circle at point G. On extending the diameter AB, it joins at point P. So let's draw the diagram. Let's say आपका ये circle है and point P से आपने tangent बना दिया. This is G, this is P. तो एक्सटेंडिंग द डायमीटर ए बी, तो ए बी पी को जा रहा है, तो आपको ए को फार्दर अवे फ्रॉम पी रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ए बी लिखा है। एंगल पीजीए इज 120, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टोटल एंगल 120 दिया है, तो हमें निकालना है जी बी ए, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये डायमीटर है, ठीक है, तो इसका मतलब एंगल बीजीए तो 90 है, तो एंगल बीजीए अगर 90 है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो इसका मतलब स्टूडेंट एंगल पीजीबी जो है वो 120 माइनस 90 यानी 30 हो जाएगा। अब एंगल पीजीबी 30 है तो एंगल जीएबी भी 30 होगा। रीजन इज एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो एंगल जीएबी अगर 30 हो गया बच्चों, तो एंगल जीबीए क्या हो जाएगा, सिंपली 90 माइनस 30 दैट इज 60। सो आंसर इज बी। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। There are two circles with center O and O dash which touch each other at point P. An external tangent joins points A and B to both the circle. Find angle APB. तो स्टूडेंट्स अगर इसका डायग्राम बनाते हैं तो ये एक सर्कल है, ये एक और सर्कल है, दे आर टचिंग एट P, ठीक है, एंड एक टेंजेंट बनाया है एंड दिस इज A, दिस इज B। तो स्टूडेंट्स एंगल एपीबी निकालना है, इसका शॉर्टकट देखिए, पहले तो एक कॉमन टेंजेंट ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बना दीजिए, लेट इट बी सी। अब हमें निकालना है एंगल एपीबी। तो स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो सी ए इक्वल टू सीपी, यानी दिस इज, इफ दिस इज अल्फा दिस इज आल्सो अल्फा, ठीक है। सो आई जस्ट मेक द डायग्राम अ लिटिल बिगर। So if this is alpha, this is also alpha. Similarly, CP equal to CB. So if this is beta, this angle is also beta. So student, from this triangle, what are we getting? We are getting 2 alpha plus 2 beta should be 180. Angle, sum of angles in a triangle. So alpha plus beta is 90 degree. That is angle APB. Same as angle APB. I hope it's clear. So answer is D. This is A. PB. So alpha plus beta, right? That's D. Okay, students, let's come to last question. So this can be written as alpha beta gamma times gamma plus alpha plus beta. So what is the sum of roots of this equation? Minus of minus P, that is P. And what is the product of roots? Plus minus, that is minus of minus R, that is R. So answer is D. Okay students, so whoever has not given his exam in this slot, please write your exam in the next slot, register immediately in the app, just click on register now for GTSE test, and don't forget to attend the important workshop on Monday, and it will be very helpful. And now let's go to the next session guys. Thank you, bye. Hello everyone, welcome to GoPrep. My name is Ankit Sharma and I am your friend cum mentor for the mental ability test, the MAT. Friends, I hope that your GTS exam went really very well. But if still you have not attempted it, then please do attempt it in the next slot. The link for the same has been given in the description below. And now let us start straight away with the question discussion. Now friends, this was a very interesting question. छोटा सा क्वेश्चन था बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था गाइस। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ये कहा that 11 friends whose names have been given, they are sitting in the first row of a stadium watching a cricket match. All right, and कितने लोग हैं टोटल? 11. So guys, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So these are the 11 people
sitting in the front row and watching the cricket match. Now guys, the question says T is to the immediate left of P and third to the right of Z. So guys, T is to the immediate left of P and third to the right of Z. तो देखो गाइज, बिल्कुल हम लोगों ने कंडीशन बना ली, T is to the immediate left of P and third to the right of Z. Now guys, V is the neighbor of B and N. So guys, V is the neighbor of B and N. और V is the neighbor of B and N ऐसे भी हो सकता है, और V is the neighbor of B and N ऐसे भी हो सकता है. Both are correct. So V is the neighbor of B and N and third to the left of S. So guys, V is also third to the left of S. So V is here, then 1, 2, V is third to the left of S. And यहां पे क्या कहा जा रहा है? B is second to the right of Q. Q who is at one of the ends. Guys, B is second to the right of Q. Alright, and Q is at one of the ends. अब इसका क्या मतलब है? B is second to the right of Q and Q is at one of the ends. अब Q लेफ्ट एंड पर होगा या Q राइट एंड पर होगा? गाइस, Q को अगर आप राइट एंड पे रखोगे तो उसके सेकेंड लेफ्ट B को कैसे करोगे? एंड हेंस Q विल बी ओवर हियर एंड उसके सेकेंड राइट पर B आ जाएगा. इज इट वेरी क्लियर? नाउ गाइस, अब क्या कहा जा रहा है? बहुत ध्यान से देखो. कहा यह जा रहा है R is sitting next to the right of P. R is sitting next to the right of P and P is second to the right of O. So P is second to the right of O. And now guys, अब बहुत ध्यान से देखो कि अगर V के और S के बीच में, बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया है कि S के थर्ड लेफ्ट पर V है, तो अब S के थर्ड लेफ्ट पे V किस तरीके से होगा, अब हमें ये देखना है. एंड नाउ गाइज, कम ऑन, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन नाउ. अब सबसे पहले आप गाइज देखो, एक लाइन यहाँ पे मिस हो गई थी एंड वो लाइन बहुत ही काम की चीज थी जो हमें बताएगी कि ये BVN होगा या NVB होगा. गाइज, अगर B, V और N, गाइज ये चीज तो पॉसिबल नहीं है. गाइज, अगर आप यहाँ B रखोगे तो V and N यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, हेंस B यहाँ है, V and N आपने यहाँ रख दिया. ऑलराइट, so दिस इज पॉसिबल. अच्छा, अब क्या करोगे गाइज? Z को कहाँ प्लेस करोगे? गाइज, Z को आप केवल यहां प्लेस कर सकते हो, तभी एक गैप करके O, T, P एंड R इस तरह से हो जाएंगे. नाउ गाइज, V के थर्ड राइट पर S है, so 1, 2 and 3 V के थर्ड राइट पर S है. एंड नाउ ओनली W इज लेफ्ट आउट एंड द क्वेश्चन इज डन. और अब कहा यह जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज एट द सेंटर ऑफ द रो. सो गाइज, एट द सेंटर ऑफ द रो कौन होगा? 5 people. इनको हटा दो. 5 people, इनको हटा दो. सेंटर ऑफ द रो में कौन बचा? इट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज Z. एंड हेंस दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यस, इट्स अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. नाउ गाइज, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डायग्रामेटिक मिसिंग टर्म एंड द ओनली रूल इज दैट देयर इज नो रूल. रूललेसनेस इज द रूल, लॉलेसनेस इज द लॉ. गाइज, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्लियरली आप समझ सकते हो कि 27 में से 1 माइनस करो 26 एंड 12 में से 1 माइनस करो 11. तो गाइज, 26 इंटू 11 इज 286. फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है उसका शॉर्टकट पता होगा. किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल 26 को मल्टीप्लाई करना है, देन 2, 6 and 2 plus 6 is 8. Similarly, 53 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 5, 3 and 5 plus 3 is 8. Fine everybody? And similarly guys, अब देखो 5 में से -1 करो 4 and 13 में से -1 करो 12. So this will amount to 48. Similarly, 23 से -1 करो 22 and 5 से -1 करो 4, it will amount to 88, which is the required answer. And hence, the answer to the question is option number C, that is 88. Alright guys, coming to the next question. Now guys, here the question says that in a certain language,
table is written as 7, 8, 7, 6, 4. Similarly, dark has been written as, dark is to be written as what? अब गाइस बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आप इसको शॉर्टकट में करना चाहते हो तो गाइस आप बताओ, यहाँ पे TABLE है, यहाँ पर आपको A दिख रहा है और यहाँ भी A दिख रहा है, तो गाइस अगर यहाँ पर A को 8 लिखा गया है तो यहाँ पे भी A को 8 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड प्लेस में 8 ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, एंड हेंस ऑप्शन बी ही आंसर है। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। बट अब अगर आप इसका डिटेल में रीजन जानना चाहते हो तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ गाइस। रीजनिंग में एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं ऑपोजिट। क्या कहते हैं? ऑपोजिट। तो मैं ऑपोजिट्स लिख दे रहा हूं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. So guys, basically these are the 13 sets of opposite. तो opposites का मतलब अब समझ में आ गया होगा। A is first letter from the beginning, Z is first letter from the end, B is second letter from the beginning, Y is second letter from the end, G is seventh letter from the beginning, alright, and its opposite T is seventh letter from the end, alright, clear है सभी को? And now what is the logic? Guys, यहाँ पे लॉजिक बहुत ही ट्रिकी है और अब मैं आपको वो भी बता देता हूं कि लॉजिक आखिर है क्या। गाइस, टी की पोजीशन, आप ये बताओ टी का ऑपोजिट क्या होता है गाइस? टी का ऑपोजिट आप यहां से डायरेक्टली देख सकते हो, टी का ऑपोजिट है जी, टी का ऑपोजिट है जी, ऑलराइट। सो डायरेक्टली यू कैन यूज दिस, टी का ऑपोजिट है जी, तो जी की पोजीशन 7 होती है, द सेम हैज बीन रिटन, ऑलराइट। ए के ऑपोजिट होता है जेड, जेड की पोजीशन 26 होती है, 2 + 6 is 8। बी के ऑपोजिट होता है वाई, वाई की पोजीशन 25 होती है, 2 + 5 is 7। गाइस, एल के ऑपोजिट होता है ओ, ओ की पोजीशन होती है 15, 1 + 5 is 6। गाइस, ई के ऑपोजिट होता है वी, एंड वी की पोजीशन होती है 22, 2 + 2 is 4। तो ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक है। सिमिलरली गाइस, डी के ऑपोजिट होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू की ऑपोजिट डी, सो गाइस यू कैन सी, सो डी के ऑपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू की पोजीशन 23, 2 + 3 is 5, ऑलराइट। ए के ऑपोजिट जेड होता है पोजीशन 26, 2 + 6 is 8। आर के ऑपोजिट आई होता है, आई की पोजीशन 9 है तो वो 9 ही रहेगी, सिंगल डिजिट है। एंड गाइस, के के ऑपोजिट क्या होता है? के के ऑपोजिट पी होता है, पी की पोजीशन 16 होती है, एंड 1 + 6 is 7। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज 5897। तो ये प्रॉपर कंसेप्ट है। शॉर्टकट में कैसे करना है वो मैंने पहले ही बता दिया था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस, दिस इज अ वर्बल क्वेश्चन। बिब्लियोलॉजी, बिब्लियोलॉजी is related to the study of books, and herpetology is related to the study, it is a branch of zoology which is related to the study of reptiles and amphibians, alright. So bibliology related to books, herpetology is a branch of zoology that is related to the study of reptiles, and hence the answer to the question is option number A. Clear everyone? Next. Now guys, this is the last question, और कहा जा रहा है a cube is made by folding the given sheet. In the cube so formed, which of the following pairs of letters may be on opposite sides? May be on opposite sides. तो guys, एक सिंपल सा फंडा याद रखो, opposite sides cannot share common vertex, alright। आप अपना रूम देख लो, if you check your room, so there is a roof and there is a ground. So roof and ground are opposite surfaces and they never share a common vertex.
तो ऑपोजिट साइड्स कभी भी कॉमन वर्टेक्स शेयर नहीं कर सकते। तो अब आपको बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी ऑपोजिट। गाइस, L एंड C का वर्टेक्स कॉमन है एंड हेंस जब हम इनको क्यूब बनाएंगे तो ये एडजेसेंट होंगे, अगल बगल होंगे, ऑपोजिट नहीं होंगे। गाइस, C एंड W का भी वर्टेक्स एडजेसेंट है, कहीं ना कहीं मिल रहा है एंड इसीलिए इनको भी जब हम क्यूब बनाएंगे तो ये अगल बगल होंगे, एडजेसेंट होंगे, ऑपोजिट नहीं होंगे। गाइस, W एंड B ये तो बिल्कुल अलग, एकदम क्लियरली दिख रहा है कि जब इनको हम एक क्यूब बनाएंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल एक साथ अगल बगल एडजेसेंट आ जाएंगे, इसलिए ये भी ऑपोजिट नहीं हो सकते। बट गाइस, A एंड B do not share any common vertex and hence this is the best option. A and B may be opposite and hence the answer is option number B. Fine everyone, and with this we have discussed all the questions and now it's the time to move on to the next section. But guys, on Monday do not forget to attend the workshop. Alright, so Monday को workshop attend करना मत भूलिएगा। Thank you guys, take care, see you.